आज मैं सरकार को जो टॉपिक है वो जैसे पोलराइजेबिलिटी हमने पढ़ा हुआ है उसी के टाइप्स को बताने जा रहा हूँ। जो तीन टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक, आयनिक और रेडिएशन। तो इलेक्ट्रॉनिक और आयनिक जो है मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पर। तो पोलराइजेबिलिटी होता क्या है आप सभी ने अभी तक देख लिया है, आपने नहीं बताया। किसी भी जो मैटर है हमारा डाइलेक्ट्रिक मैटर, मान लो एटम और मॉलिक्यूल जो भी हो सकता है, उसकी कुछ टेंडेंसी होती है डाइपोल मोमेंट एक्वायर करने की। ठीक है, डाइपोल मोमेंट उसमें इंड्यूस हो जाता है। कैसे? बाय इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से उसको डाइपोल मोमेंट का इंड्यूसमेंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं पोलराइजेबिलिटी। अभी अलग अलग वेरिएबल अलग अलग टाइप से होती है। फॉर एग्जांपल हम लोग पहले देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी। इसके केस में क्या होगा, एक हमारा डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का एक एटम होगा, एटम लेंगे हम जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, एटम नहीं होता है। इसमें एक पॉजिटिव सेंटर्ड न्यूक्लियस होगा, ठीक, और इलेक्ट्रॉन जो है बाकी से पता है कि वो डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलते हैं। अगर इस एटम का एटॉमिक नंबर मैं Z कंसीडर करता हूं तो यहां पर जो न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, इसका चार्ज क्या हो जाएगा +Ze, और वैसे ही इलेक्ट्रॉन क्लाउड है हमारा, उसका जो चार्ज आएगा -Ze। अब यहाँ पर हमने E मतलब चार्ज जो हमारा E है, न्यूक्लियस के लिए +E और इसके लिए -E, तो चार्जेस यहाँ पर सेम मैग्नीट्यूड के होंगे। सेम मैग्नीट्यूड क्यों होंगे? क्योंकि हमको पता है हमारा जो एटम होगा वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। जो से चार्जेस को हम सम अप करेंगे तो +Ze और -Ze हमारा होगा और 0 के बीच टोटल आवर एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक, अब हम आते हैं ये पहला अगर इसमें केसेस लगाएंगे। ये कब का केस है? जब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है इसमें तो 0 है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई नहीं किया हुआ है। इस केस में क्या होगा, जो न्यूक्लियस का सेंटर ऑफ ग्रेविटी और इलेक्ट्रॉन का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड करेंगे। ठीक, दोनों का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो सेम पॉइंट पे रहेगा, तो सेंटर ऑफ द सेंटर। नाउ व्हेन ये पहला केस है हमारा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी 0 है। अब हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो इसका डायग्राम तो चेंज हो जाएगा। हमको क्या देखने को मिलेगा, न्यूक्लियस का सेंटर है हमारा और इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है हमारा, वो दोनों सेपरेट रहेंगे। सेपरेट मींस यहाँ पर एक और डिस्प्लेस वर्ड यूज किया गया है, डिस्प्लेस हो जाएंगे। तो मान लेते हैं ये हमारा इसका सेंटर है इलेक्ट्रॉन क्लाउड का, और ये हमारा न्यूक्लियस का सेंटर है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने लगा दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में। ठीक, अब जो न्यूक्लियस होता है हमारे इस केस में वो अलाइन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, मतलब टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड ये डिस्प्लेस होगा, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये अपोजिट डायरेक्शन की वो होगा। अब दोनों के सेंटर का डिस्टेंस है, इसको हम मान लेते हैं x। x डिस्टेंस से एक दूसरे से डिस्प्लेस हो गया, क्योंकि पहले जो था इलेक्ट्रिक फील्ड जब 0 की केस में ये दोनों कोइंसाइड कर रहा था। नेक्स्ट केस में क्या हो रहा है, ये x डिस्टेंस से डिस्प्लेस हो चुका है इलेक्ट्रॉन क्लाउड का सेंटर और न्यूक्लियस का सेंटर। ठीक, हाँ, तो इसी मेथड को, यही मेथड जो हमारा है, जो हमारे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एटम जो कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का है, उसमें जब हमने एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या देखा कि यहाँ पर जो है दोनों जो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्जेस सेपरेट हो गए, दोनों डिस्प्लेस हो गए एक दूसरे से, और ये दोनों डिस्प्लेस होकर यहाँ पर एक डाइपोल बना रहे हैं, डाइपोल बना रहे हैं, जिसके कारण यहाँ पर डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस हो जाएगा। तो डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस होगा, उसकी कुछ वैल्यू देखेंगे आगे हम लोग। तो डाइपोल मूवमेंट इंड्यूस होगा, तो दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ डाइपोल मूवमेंट इन द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्चुअली दिस प्रोसेस नोन एज इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन। इसको इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन बोलते हैं प्रोसेस। अब इसके मैथमेटिकल टर्म्स में आते हैं, ये समझने वाली बात है कि अब इसका एक्सप्रेशन जो होता है वो कैसे मिलता है। एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि चार्ज डेंसिटी होती है। ठीक, चार्ज डेंसिटी का एक फार्मूला होता है रो। इसका फार्मूला क्या होता है, टोटल नेगेटिव चार्ज अपॉन में वॉल्यूम। तो रो की वैल्यू हमारी आ जाती है टोटल नेगेटिव चार्ज। टोटल नेगेटिव चार्ज हमारे पास कितने हैं, -Ze अपॉन में वॉल्यूम। अच्छा, ये जो हमारा एटम है वो एक स्फीयर शेप का हमने कंसीडर किया है, उसका रेडियस कैपिटल R है। इसका वॉल्यूम आ जाएगा 4/3 पाई r3। ये इक्वेशन हमारा सामने आएगा अभी।
अब इसमें क्या होगा, जब ये एटम जो है, हाँ, जब इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस किया गया तो इसमें जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का वो दोनों डिस्प्लेस हो गए आपस में। तो इसमें दो टाइप का फोर्स लगेगा। पहला फोर्स ये लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का उसमें लगा है। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड कोई भी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाता है उसको बोलते हैं लॉरेंट फोर्स। ठीक, दैट फोर्स इज नोन एज लॉरेंट फोर्स। नेक्स्ट टाइप का फोर्स क्या होगा, कूलम्बिक फोर्स रहेगा जो कि अट्रैक्टिव नेचर रहेगा, जो इनको वापस से अपने मेन पोजीशन पे ओरिजिनल पोजीशन पे लाने के लिए कोशिश करेगा, मतलब इस पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा। दो फोर्सेस यहां पे लगेगी। तो पहला फोर्स हमारा क्या लगेगा, लॉरेंस फोर्स, दैट इज Fl, और दूसरा फोर्स हमारा रहेगा कूलम्बिक फोर्स। तो लॉरेंस फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, एज वी नो दैट फार्मूला ऑफ फोर्स इज F = QE होता है। हां, तो यहां पर Fl की वैल्यू हमारी हो जाएगी, चार्ज कितना है Ze और इनटू E। ठीक, ये हमारा हो जाएगा Fl, इसको इक्वेशन में प्लग कर देते हैं। ये हमारा फोर्स हो गया। नेक्स्ट फोर्स दूसरे टाइप का फोर्स लगेगा हमारा Fc लगेगा, कूलम्बिक फोर्स जो कि हमको पता है 1/4πε0 Q1 Q2 r²। ये वैल्यू होती है जहां पे ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, Q1 Q2 जो चार्जेस है और r² में बीच का डिस्टेंस है, ये डिस्प्लेसमेंट है जो भी होगी। अब यहां पर जो है 1/4πε0 तो हमारा कॉमन रहेगा। Q1 जो है ये न्यूक्लियस का है, एक इसको मान रहे हैं और एक दूसरा ये। तो दूसरे का जो चार्ज हमको निकालना है, क्योंकि यहां पर कोई इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल कोई है नहीं, इलेक्ट्रॉन का क्राउड है पूरा। तो इसके निकालने का तरीका ये वाला फार्मूला फिर से यूज करेंगे हम लोग, चार्ज डेंसिटी। तो फॉर दिस चार्ज डेंसिटी जब निकालेंगे तो ρ = क्या होता है, हमको पता है QD होता है, Q/V होता है। तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, ρV। ठीक, ρV आ जाएगा। अब इसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड को हमको वॉल्यूम ही चाहिए, तो इसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या करते हैं हम लोग, कंसीडर करते हैं x रेडियस का स्फीयर। ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड हमारा बन रहा है इसको x रेडियस का स्फीयर है, स्फीयर ऑफ रेडियस x ही कंसीडर करते हैं। तो यहां से इसकी q की वैल्यू क्या आ जाएगी, q2 है फॉर एग्जांपल, q2 की कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ρ की वैल्यू हमारी निकाली हुई है, क्वेश्चन आंसर में v की वैल्यू आ जाएगी, इसमें वॉल्यूम सर्कल है 4/3 पाई और ये x³ हो जाएगा। ठीक है, यहां पर जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, Ze न्यूक्लियस का हो गया, Q1 का वैल्यू Ze ऊपर रख रहा हूं मैं, और इसमें हो जाएगा ρ और ये आ जाएगा साथ में 4/3 पाई x³ और नीचे है हमारा 4πε0। आज का जो डिस्प्लेसमेंट है, दोनों के बीच का डिस्प्लेसमेंट इसके और इसके बीच का क्योंकि x है तो x² हो जाएगा। ठीक, अब जब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, Ze इसका है, ρ की वैल्यू यहां से रख देंगे तो आ जाएगा -Ze, और ये 3 जो है इसको मैं ऊपर लेके चले जा रहा हूं तो -3Ze हो जाएगा एक्चुअली। हां, ये हो जाएगा 4 पाई r³ इस ρ की वैल्यू हो गई हमारी, और ये वाला क्या जाएगा 4/3 पाई x³ और नीचे आ जाएगा 4 पाई ε0 x²। तो x² और ये x³ एक कैंसिल हो जाएगा, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा। हाँ ठीक, तो क्या बचेगा -z² दो बार है z का z² बचा, इधर से एक x बचेगा अपॉन 4πε0 r³ ये वाला बचेगा। कितना टर्म हमारा बचेगा, ये किसके वैल्यू आएगी, Fc की वैल्यू आएगी, लॉरेंस से कूलम्बिक फोर्स की वैल्यू आएगी -z² अपॉन 4πε0। अब दो फोर्सेस के लग रही है पता चल गया हमको, लेकिन अब क्या होगा इसमें मेन पोजीशन नहीं सॉरी इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या हो रहा है, इक्विलिब्रियम पोजीशन क्यों आएगा इसमें, क्योंकि अभी हाँ लॉरेंस फोर्स जो लग रहा है ये दोनों को सेपरेट करना चाह रहा है और कोलम्बिक फोर्स जो लग रहा है दोनों को अट्रैक्ट करना चाह रहा है। ठीक, तो ना वो सेपरेट हो रहे हैं और डिस्टेंस x डिस्प्लेसमेंट तक सेपरेट होने के बाद ना सेपरेट हो रहे हैं ना पास आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो केस है वो इक्विलिब्रियम का केस आ चुका है। तो इक्विलिब्रियम के केस में क्या हो जाएगा हमारा, दोनों, इसका मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम का केस आ गया, इसका मतलब है दोनों फोर्स बराबर है, दोनों फोर्स बराबर है, क्योंकि ये सेपरेट करना चाह रहा है और ये वापस लाना चाह रहा है, तो दोनों फोर्स का लेकिन नेचर अपोजिट है। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे क्या
4 का एप्सिलॉन 0 r क्यूब इनटू v हो जाएगा ऊपर और z नीचे आ जाएगा, z जो बच रहेगा। ये हमारे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होगी। अब जैसे कि हमने देखा कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेपरेट कर दिया, जहां पर डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होगा, कुछ जो एक्सप्रेशन में समझाया था मैंने, कि डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होगा उसको कैलकुलेट करते हैं, वो कितना होगा। तो हम लोग जानते हैं डाइपोल मोमेंट यहाँ पर इसके लिए जो है म्यू v से डिनोट किया जाता है, डाइपोल मोमेंट फॉर इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज हमारा कितना है यहाँ पर z, और डिस्प्लेसमेंट x हो रहा है, मैं डायरेक्ट x का वैल्यू रख दूंगा यहाँ 4 pi epsilon 0 r2 e upon z, z कैंसिल हो जाएगा, u की वैल्यू हमको मिलेगी 4 pi epsilon 0 r3 e। अब क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जितनी भी सारी क्वांटिटीज लिखी हुई है कांस्टेंट है, तो इसको रिप्लेस कर देते हैं हम लोग कांस्टेंट से अल्फा e into e। और दिस अल्फा e, ये जो अल्फा e है जो कि 4 pi epsilon 0 r3 है इसका वैल्यू, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी। ये हमारा जो वैल्यू आता है अल्फा ई, इसको इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी बोलते हैं। पोलराइजेबिलिटी को अल्फा से डिनोट किया जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी से सब्सक्रिप्ट ही लिखा हुआ है। तो यहाँ तक जो है इसका एक्सप्रेशन यहाँ तक फाइनली सॉल्व होता है, इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी इज इक्वल टू 4 pi epsilon 0 r2, इसकी वैल्यू, जिससे हमको क्या पता चलता है, जो हमारा पोलराइजेबिलिटी है किसी भी एटम का जिसमें हम लोग करें डायरेक्टली मटेरियल का एटम या मॉलिक्यूल का, ये पोलराइजेबिलिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसके रेडियस के क्यूब की, मतलब साइज डिपेंडेंट है। साइज बड़ा होगा तो ज्यादा पोलराइजेबिलिटी होगा, कम होगा तो कम पोलराइजेबिलिटी होगा। ये था हमारा इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेबिलिटी। सेम कांसेप्ट हमारा इसी जैसे हो जाएगा आयनिक पोलराइजेबिलिटी, ठीक है। आयनिक पोलराइजेबिलिटी अब नाम से पता चलेगा उसमें क्या होंगे, आयंस होंगे, ठीक। तो बेसिकली आयनिक क्रिस्टल में देखा जाता है, फॉर एग्जांपल KCl NaCl, बहुत सारे आयनिक क्रिस्टल हमारे पास मौजूद है, तो कोई का भी एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो NaCl का एग्जांपल लेते हैं, तो NaCl हमारा जो ये है Na+ और Cl-, ये दोनों का सेंटर है, इसका चार्ज N+ ले लेते हैं, इसका चार्ज N- ले लेते हैं। ये दोनों एटम के सेंटर के बीच जो है आयंस के बीच का जो डिस्टेंस है क्या है, एक्चुअली बॉन्ड लेंथ है सेल का, है ना, ये बॉन्ड लेंथ शो करता है। सेम टू सेम आयंस के केस में आयनिक पोलराइजेबिलिटी होता है। तो आयनिक पोलराइजेबिलिटी में क्या होगा, आयनिक पोलराइजेशन होगा, उसके जैसे उसमें इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन हो रहा था, सेम टू सेम। अब इसमें क्या होगा, ये तो Na+ और Cl- का हमारे पास आयंस है, ये पहला केस तो फिर वैसे ही लगाएंगे E = 0, इलेक्ट्रिक फील्ड जब 0 रहेगा तो कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। जैसे ही हम इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ वैल्यू देंगे, कैसे वैल्यू देंगे, मतलब इनको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से बीच में डाल के रखेंगे, Cl- और N+, ये इसका सेंटर है, इसका मास m1 ले लेते हैं और इसका मास m2 ले लेते हैं, Cl और -r, ठीक। इसको मेटल पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में रखे हैं, इधर जिसके इधर की साइड जो है ये नेगेटिव चार्ज है, इधर वाली साइड जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, राइट टू लेफ्ट, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें लगेगी वो ऐसे लगेगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव रहती है हमेशा। तो इसमें भी क्या होता है, जो हमारे पॉजिटिव आयंस रहते हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लाइन होते हैं, मतलब लाइन नहीं, सॉरी, डिस्प्लेस होते हैं अपने मेन पोजीशन पे। इसका डिस्प्ले यहाँ पे इसका मेन पोजीशन है, ये डिस्प्लेसमेंट हम लोग मानते हैं x1 है, ये डिस्प्लेसमेंट मानते हैं x2 है। तो Na+ जो हमारा आयन है वो x1 डिस्टेंस पे डिस्प्लेस हुआ है अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सेम टू सेम x2 डिस्टेंस पे डिस्प्लेसमेंट हुआ है Cl- आयन हमारा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये केस होता है हमारा। और फिर ये जब पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में जब डिस्प्लेस हो जाते हैं, तो ये जो इसके अंदर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर फिर एक डाइपोल फॉर्म कर लेते हैं, डाइपोलर बन गया, ये डाइपोल बन गया, फिर इसमें डाइपोल मोमेंट कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। तो दिस प्रोसेस ऑफ क्रिएशन ऑफ डाइपोल ऑन द आयंस ऑन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज आयनिक पोलराइजेशन, इसको आयनिक पोलराइजेशन बोलते हैं, ठीक। इस प्रोसेस को अभी इसका डेरिवेशन, इसका एक्सप्रेशन देखते हैं जल्दी से। और इसमें जैसे अल्फा की वैल्यू है कि वैसे इसमें भी अल्फा आई की वैल्यू आएगी,
अब इसके एक्सप्रेशन में आते हैं। अब इसमें भी एक्सप्रेशन में हमको पता हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लगाता है चार्जेस पे, जो कि लॉरेंस होगा तो सेम टू सेम उसमें भी कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना। अब यहाँ पे कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसको रीस्टोरिंग फोर्स का नाम दे दिया गया है, वो चीज अट्रैक्टिव फोर्स है, रीस्टोरिंग फोर्स बोले कूलम्बिक फोर्स के तरीके। तो इसमें जो दो टाइप की फोर्स है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा जिसको लॉरेंस फोर्स बोलते हैं हम लोग। तो इसमें मान लेते हैं Na प्लस में हमारा फोर्स जो लग रहा है F1 है और Cl माइनस में जो लग रहा है F2 है, ठीक। अब यहाँ पर जो हम केस कंसीडर करेंगे उसमें मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज लेंगे, तो F1 में हमारा Na प्लस में लग रहा है, F1 में फोर्स लग रहा है, F की वैल्यू Q ही होती है, तो इसमें हमने E लिया हुआ है तो E इंक्रीज हो जाएगा, तो जिसका चार्ज जो है E है। सेम टू सेम Cl माइनस में जब लगेगा F2 तो E into E इसका भी सेम होगा, क्योंकि हमने मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस लिया, दोनों 50 का मैग्नीट्यूड लिए हैं, पॉजिटिव वैल्यू साइन नहीं ले रहे हैं। ये दो सोर्सेज हम लेंगे ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। सेम टू सेम रीस्टोरिंग फोर्सेस भी लगेंगे इसमें, है ना, रीस्टोरिंग फोर्सेस भी लगेंगे जो कि वापस लाना चाहेंगे उसको अपने मेन पोजीशन पे जैसे पहले थे। तो रीस्टोरिंग फोर्स को जो Na प्लस में लग रहा है उसको बोल देते हैं F1 डैश, ठीक। F1 डैश, अब देखो रीस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के, कितना डिस्प्लेस हुआ है उसके प्रोपोर्शनल होता है, ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा तो ज्यादा फोर्स लगेगा, रिस्टोर करने के लिए कम होगा तो कम फोर्स लगेगा। तो रिस्टोरिंग फोर्स इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। Na प्लस कितना डिस्प्लेस हुआ x1 डिस्टेंस, ठीक। तो F1 डैश की वैल्यू हमको मिलेगी K1 x, K1 जो है अब इसमें भी ऐसे ही आएगा, Cl माइनस 3 क्या आएगा, F2 डैश लेंगे इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x2, तो F2 डैश की वैल्यू हमारी आ जाएगी K2 x2। K1 और K2 क्या है, फोर्स कांस्टेंट है, ठीक, फोर्स कांस्टेंट है K1 K2, अभी आगे देखेंगे इसकी वैल्यू निकालेंगे। K1 K2 हमारा फोर्स कांस्टेंट है। सेम टू सेम अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन में जब रहेगा ना तो वापस आएगा, रिस्टोर होगा, ना तो सेपरेट होगा, इक्वेशन में आकर हो जाएगा कितना x1 x2 डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो इसमें क्या होगा कि दोनों फोर्सेस आपस में इक्वल हो जाएंगे। फ्रॉम दिस F1 is equal to F1 dash and F2 is equal to F2 dash। तो F1 की वैल्यू हमारी क्या है, A into E is equal to इसकी वैल्यू आई है हमारी K1 x1 और वैसे ही इधर आई है हमारी E into E x2 की वैल्यू और इसकी वैल्यू आई है K2 x2। यहाँ से x1 की वैल्यू निकालेंगे हम, हो जाएगा E upon K1, और यहाँ से x2 की वैल्यू निकालेंगे, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसकी वैल्यू, ये हमारी वैल्यू x1 और x2 की वैल्यू निकल गई, ठीक। अब पिछले बार में हमने क्या किया था, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालने के बाद जो डाइपोल मोमेंट है उसको कैलकुलेट करने में जाते हैं, उस क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव से सेपरेट हो गया, डाइपोल बन गया तो डाइपोल मोमेंट मिल जाएगा। डाइपोल मोमेंट की वैल्यू यहाँ पर म्यू आई से डिनोट करेंगे क्योंकि आयनिक पोलराइजेशन के केस में सेम टू सेम होगा, चार्ज इनटू डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इन दोनों के बीच, ठीक है, चार्जेस इनटू द डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला, तो x1 प्लस x2 इस केस में x1 x2 की वैल्यू डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये E upon K1 प्लस E upon K2 ऐसा हो जाएगा, ये कॉमन निकल जाएगा, e स्क्वायर 1 upon K1 प्लस 1 upon K2 और ये कैपिटल को भी मैंने कॉमन निकाल लिया। अब जो है यहाँ से K1 और K2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक। ये क्या फोर्स कांस्टेंट है, क्योंकि ये जो है ये दोनों जो आयन्स हैं ये अपने मीन पोजीशन पे ये जो है वाइब्रेट करते हैं, मतलब थोड़ा बहुत है ना, ये मतलब रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा और फिर ये लॉरेंस फोर्स लगेगा, ये करते रहते हैं। तो एक्चुअली में वाइब्रेशनल मोशन होते रहता है मीन पोजीशन और एक्सटर्नल डिस्प्लेसमेंट का जैसा मोशन। ये जो मोशन है इनका सिंपल हार्मोनिक मोशन के जैसे होता है, वहां से हम वैल्यू निकालेंगे के की। तो वी नो दैट टाइम पीरियड जो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो टाइम पीरियड होता है दैट इज 2 पाई अपॉन अंडर रूट k by m, ये होता है उसका फार्मूला। यहां से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट k by m इज इक्वल टू 2 पाई बाय t, और 2 पाई बाय t क्या होती है हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा, ठीक, ये हो जाएगा ओमेगा और इसका वैल्यू हो जाएगा k by k की वैल्यू हमको चाहिए, k की वैल्यू जाएगी रूट ट्रांसफर होगा तो ओमेगा का स्क्वायर और m इसके साथ चल जाएगा, k इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर होता है फॉर्मूला, ठीक। अब यहाँ पर दोनों को मास हमने
वन अपॉन m2 ओमेगा स्क्वायर इंटू ई, और हमारा आ जाएगा ई स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर कॉमन 1 अपॉन m1 प्लस 1 अपॉन m2 इंटू ई। तो यहाँ से ये क्वांटिटी है, फिर हमारी ये जो है कांस्टेंट है, इसको रिप्लेस करेंगे अल्फा आई से, तो म्यू आई इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा अल्फा आई इंटू म्यू, ठीक, अल्फा आई इंटू this alpha I which is equal to e square upon minus 4 1 by m1 plus 1 by m2, this is actually called here electronic polarization. Electronic polarization